कोर्ट में पहुंचकर रितु को बड़ा अजीब सा लग रहा था। इतने दिनों तक साहिल और अजान का साथ मिलने से रितु जिस आत्मविश्वास को महसूस कर रही थी, आज वह अपनी हिम्मत हारती जा रही थी। उसे तमाम ऐसे रेप केस याद आने लगे जिनमें सालों साल अपराधियों को सजा नहीं मिल पाती। उसे अपने मन में ये डर लगने लगा कि कहीं सुमित का वकील उससे उल्टे सीधे सवाल ना पूछने लगे और ये साबित ना कर दे कि मेरा तो कोई रेप नहीं हुआ है, और फिर बिना किसी गुनाह के सुमित को इतनी बड़ी सजा मैंने क्यों दी, ये मैं उसे बोलकर नहीं समझा पाऊंगी। इसी तरह की तमाम बातें रितु के दिमाग में चल रही थी। उसने ये सब सुन रखा था और फिल्मों में भी देखा था कि जब रेप के केस चलते हैं तो वकील रेप पीड़िता से उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं, जैसे कहां छुआ, कैसे छुआ। रितु इस तरह के सवालों का सामना नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसे मन ही मन बड़ी घबराहट हो रही थी। लेकिन अब जो भी हो, रितु को हर स्थिति का सामना करना ही था, खुद को सही साबित करने के लिए भी और अपनी और अपने परिवार की खोई हुई इज्जत वापस लाने के लिए। जब रितु को कटघरे में बुलाया गया तो सुमित के वकील ने जिरह शुरू करने से पहले रितु से उसके बैकग्राउंड के बारे में पूरी जानकारी ली। रितु ने आसपास नजर घुमाकर पूरा माहौल देखा और फिर वकीलों के सवालों का आराम से जवाब देती रही। इधर अजान ने रितु के लिए जो वकील हायर किया था वह काफी समझदार और संवेदनशील इंसान था। उसने कोर्ट में जज के सामने ये अर्जी पेश कर दी थी कि मेरी मुवक्किल रितु शर्मा ने सुमित का मर्डर जिन परिस्थितियों में किया वो सेल्फ डिफेंस की श्रेणी में आता है। सुमित बुरी नीयत से रितु के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह रेप कर पाता इसके पहले ही रितु ने सुमित को रोकने के लिए उस पर हमला कर दिया था। तो जाहिर सी बात है कि रितु का रेप नहीं हो पाया। इसलिए रितु की उम्र और यहाँ के माहौल को देखते हुए मेरी अदालत से गुजारिश है कि मेरी मुवक्किल रितु शर्मा से ऐसे कोई सवाल ना पूछे जाएं जिनका जवाब देते हुए वह असहज महसूस करे। जब जज के सामने ये दरखास्त पेश की गई तो जज साहिबा ने इसे पढ़कर बिना कोई जवाब दिए केस की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का फैसला दे दिया। रितु के केस में रितु को जो पॉजिटिव चीज नजर आ रही थी वो ये थी कि उसके केस का निर्णय देने वाली जज एक महिला थी। ये देखकर रितु के मन में थोड़ा आत्मविश्वास और बढ़ गया और उसकी घबराहट दूर होने लगी। उसे लगा कि एक औरत होने के नाते वे रितु की परेशानियां समझ पाएंगी। केस की सुनवाई शुरू हुई तो रितु से बहुत सारे सवाल किए गए। रितु ने बड़े आराम से सारे सवालों के जवाब भी दिए। रितु के वकील ने भी बहुत सारे सबूत पेश किए। रितु का बैकग्राउंड भी जज साहिबा के सामने पेश किया गया, जिसमें कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी दर्ज नहीं थी। रितु के फैमिली बैकग्राउंड को भी डिस्कस किया गया। वहीं सुमित के मोबाइल से मिले तमाम वीडियोज और चैट को सबूत बनाकर भी पेश किया गया। इससे पहले भी उसने कई सारी लड़कियों को इस तरह के अश्लील मैसेज भेजकर अपनी बुरी नीयत का शिकार बनाया था। मीडिया में चलने वाली तमाम खबरें भी जज साहिबा के सामने पेश की गईं। पूरी कार्रवाई हो जाने के बाद रितु ने जज साहिबा से अपनी बात दोबारा दोहराई, जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने कही थी। पूरे सबूतों को देखकर और रितु की बातों को सुनकर जज साहिबा ने अपना फैसला सुनाया। तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए और रितु से जुड़ी हर जानकारी को चेक करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि रितु ने जो भी कदम उठाया वह केवल अपनी अस्मिता को बचाने के लिए उठाया। अगर रितु इस तरह का कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो सुमित दीवान उसे अपनी बदनीयत का शिकार बना लेता। फिर शायद यहाँ आज भी केस की सुनवाई हो रही होती जिसमें रितु शर्मा पीड़िता होती और सुमित दीवान के खिलाफ केस चलाया जा रहा होता। अदालत को इस बात का बड़ा खेद है कि इस तरह के केस सालों साल तक चलते रहते हैं और उनमें तत्काल न्याय का कोई प्रावधान नहीं है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए अदालत रितु के द्वारा लिए गए साहसिक कदम की सराहना करती है और रितु को बाइज्जत बरी करती है। जज साहिबा का ये फैसला सुनकर रितु को पहले तो अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ कि इतना हो हल्ला हो जाने के बाद भी जज साहिबा ने रितु को सही साबित कर दिया। सुमित की तरफ से आए हुए लोग बहुत नाराजगी जताते हुए जज साहिबा को उल्टी सीधी बातें कह रहे थे।
लेकिन ऋतु को आज सच में ये विश्वास हो गया था कि न्याय आज भी जिंदा है, सिर्फ हिम्मत दिखाने की देर है। ऋतु भागते हुए जज साहिबा के पास गई और उनका हाथ पकड़कर बोली, थैंक यू सो मच मैम, आप सोच नहीं सकती, आपने मुझे नया जीवन दे दिया है। और आज आपने जो हिम्मत और साहस की मिसाल मेरे सामने पेश की है, मैं उसके लिए नतमस्तक हूं। ऋतु की बात सुनकर जज साहिबा ने कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने वही फैसला लिया जो मुझे सही लगा। वैसे भी बलात्कार के तमाम केस इस अदालत में मैंने देखे हैं, महीनों सुनवाई होती है और नतीजा आते आते सालों लग जाते हैं। पीड़िता के घर वाले जिस बेबसी और लाचारी को महसूस करते हैं, वह बेबसी और लाचारी लड़के के घर वाले कभी नहीं समझ पाएंगे। मुझे खुशी है कि कम से कम आज मुझे कुछ नया देखने को मिला और इस बात की उम्मीद भी है कि आने वाले समय में लड़कियां तुमसे कुछ सीख सकेंगी। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। कहते हुए जज साहिबा ने ऋतु के सर पर हाथ रखा और वहां से उठकर जाने लगी। ऋतु, साहिल, निखिल और अजान आज इतने खुश थे जैसे बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। वास्तव में ये जंग ही थी, खुद को सही साबित करने की जंग, जिसमें ना सिर्फ ऋतु अपने फैसले पर टिकी रही बल्कि अजान और साहिल भी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे। और निखिल, वो तो जैसे अपने बारे में सोचना ही भूल गया था। उसे हर वक्त ये ख्याल रहता था कि बस जल्द से जल्द ऋतु का ये केस सॉल्व हो जाए और ऋतु वापस अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देने लगे। आज निखिल की भी सारी टेंशन खत्म हो गई थी। क्या अब सच में सब कुछ सही होने वाला था या एक नई जंग की शुरुआत थी?